कक्षा 8 चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। तो ये सबसे पहले जानेंगे इसमें वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद में जानेंगे ये प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्नावली 5.1, इसमें देखो मैंने संख्या रखी 1, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या 1 रखी, अब इसका हम करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2, ठीक है। तो जब घात 2 है, 1 की घात 2, तो इसका मतलब है 1 को हमें 2 बार गुना करना है। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ऐसे ही संख्या ले ली हमने 2। अब 2 का वर्ग, तो घात 2 होती है उसको वर्ग बोलते हैं। तो घात 2 है तो इसका मतलब है इस 2 को हमें 2 बार गुना करना है। तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुना 3 कितना आ गया? 9। ऐसे ही संख्या 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुना 4, यानी घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। तो 4 गुना 4 किया तो 16। इसी तरीके से 5 का वर्ग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25। तो इसी तरीके से हम इन सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? वर्ग। अब आती है बात वर्गमूल की कि तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो वर्गमूल जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब इसमें क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं और उस जोड़े में से एक अंक ले लेते हैं। जैसे देखो ये 2, 1 गुना 1 2 बार हो रहा है, तो इसमें से 1 ले लिया हमने, तो 1 का वर्गमूल क्या आ गया? 1। ऐसे देखो 2 गुना 2 2 बार हो रहा है, इसमें से 1 ले लिया हमने, तो 4 का वर्गमूल आ गया कितना? 2। फिर 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। आई बात समझ में? और इसका देखो ये, अगर आप सीधा ही निकालना चाह रहे हैं इसको विधि से ही, तो यहाँ पे देखो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल में हमेशा 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 36 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया 3 में, तो 2 एकम 2, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, फिर 3 तिया और 3 एकम 3। तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए क्या? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसमें देखो ये 2 के हमने जोड़े बना दिए, ठीक है। वर्गमूल में जो लेते हैं तो कितने के जोड़े बनाते हैं? 2 के। तो देखो इस जोड़े में से 2 ले लिया और इस जोड़े में से 3, तो 2 गुना 3 किया तो 6। तो वर्गमूल आ गया हमारा कितना? 6। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। अब इसके बाद में करते हैं प्रश्नावली शुरू। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी ये संख्या है, अब इस संख्या का हमें क्या है? वर्ग संख्या निकालनी है, ठीक है। वर्गों का यानी इसका हमें वर्ग करना है। अब जो वर्ग आएगा उसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो ये कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने पहला सवाल लिख लिया है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगी। इसका पहला है 81। तो 81 का क्या करेंगे हम? वर्ग निकाल करके उसका इकाई का अंक हमें जानना है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? ये वर्गों का इकाई का अंक, ठीक है। तो अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है? इस संख्या में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 1, ठीक है। अब इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये 1 का वर्ग। और जब 1 का वर्ग करेंगे हम, यानी 1 गुना 1,
तो कितना आ जाएगा ये 1। ठीक है, 1 आ गया ये। अब ये जो अंक आया है, जब 81 गुना 81 करेंगे हम तो वर्ग आएगा जो, यानी 81 गुना 81 करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई अंक क्या होगा 1। तो यानी कि इसका वर्ग निकल कर के आएगा, उसमें इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 81 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ये दूसरा कर देंगे इसका 272। 272 में देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक है 2। ठीक है, वर्ग तो 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 कितना आ गया 4। तो 272 गुना 272 करेंगे तो गुना करने पर गुणनफल जो आएगा उसके इकाई के अंक में क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 272 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ये कर देंगे तीसरा। तो इसमें भी देखो ये, इसमें इकाई अंक क्या है 9, तो इकाई अंक, सभी सवाल ऐसे ही करने हैं हमें। 9 आ गया। अब इस इकाई अंक का क्या करेंगे वर्ग, वर्ग यानी 9 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा ये 9 गुना 9, और 9 गुना 9 करेंगे तो 81। अब इसमें देखो 81 में इकाई अंक क्या है 1, 81 में इकाई अंक ये क्या है 1। तो जब 799 गुना 799 करने पर इसका वर्ग आ जाएगा, और उसका वर्ग करेंगे हम तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा ये 1 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इसके प्रश्न 1 के जितने भी सवाल हैं ये सभी हमें इसी तरीके से करने हैं 10 तक। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा और आप इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। यानी ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो ये क्यों नहीं है, इसका कारण हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो इसमें ये दूसरे का पहला, ये 1057 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब देखो इसमें हमें ये इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक क्या है ये 7 है। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और यदि इनमें से वो अंक नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें देखो ये क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या का इकाई अंक 7 है। ठीक है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई के स्थान जो है इस पर क्या क्या होता है तब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखो यदि संख्या का इकाई अंक, ये नोट कर लेना अलग से, संख्या का
इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं, ये कन्फर्म नहीं है कि होंगी। तो ये नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि इनमें से अंक ये कोई सा भी अंक नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार देखो ये 7 है, इसमें इकाई अंक, तो इसमें 7 है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये संख्या क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा कर देंगे। दूसरा है 23,453। दूसरा 23,453। तो इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 3। तो इसमें इकाई अंक 3 है क्या? इसमें है क्या 3? नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? देखो, इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। ठीक है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या नहीं होगी। बस इतना सा लिखना है हमें, यही आपका क्या है? आंसर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि इनमें से कोई सा भी अंक नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी इसके जितने भी सवाल है ना ये दूसरे में, ये हमें सभी इसी तरीके से करने हैं। तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा क्या कह रहा है? 7,928। 928। तो इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 8। तो इकाई अंक 8 आ रहा है क्या इसमें? देखो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। तो बाकी के हमें सभी सवाल जो है इसी तरीके से करने हैं। तो इसमें देखो ये चौथा भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसमें इकाई अंक क्या है? 2। तो इकाई अंक 2 है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें देखो 5 में 4 है, तो इसमें तो 4 है, तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है इकाई के स्थान पर, तो वो तो क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, अरे ये नहीं, कौन सा है? ये रहा, ये 5वां। 5वें में देखो इसमें 0 कितनी आ रही हैं? 1, 2, 3। तो यानी कि अंत में 0 सम संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, अंत में 0 सम संख्या में है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें देखो अंत में 0 कितनी है? 1, 2, 3। तो ये तो विषम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार देखो इसमें भी विषम संख्या में है, 3 0 हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर एक ही 0 है, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यदि इकाई अंत में
दो जीरो हैं या चार जीरो हैं, 6, 8, 10, 12 जीरो हैं, सम संख्या में होनी चाहिए जीरो, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो ये पांचवा और बता देता हूँ आपके लिए। तो ये देखो पांचवा 64,000, इसमें देखो अंत में कितनी जीरो हैं, 3, तो हमें अंत में सम संख्या में होनी चाहिए जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, क्या है, विषम, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, यदि ये शून्यों की संख्या सम होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इन सभी सवालों को कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो इसका एक नियम है कि सम संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा, विषम संख्या है तो उसका वर्ग विषम संख्या आएगा। जैसे देखो, जैसे हम 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 सम एक विषम सम, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 गुना 2 कितना आएगा, 4, तो ये भी सम है और ये इसका वर्ग भी सम है। 3 है, 3 कैसी है, विषम संख्या है, तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9, तो ये भी विषम संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो वो भी विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न नंबर 3 लिख लिया है, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इस सवाल को करने से पहले एक नियम याद कर लेना, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगी तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये दोनों नियम, आई बात समझ में। तो इसका देखो पहला सवाल है इसका 431। 431, अब इसका एकाएक अंक क्या है, 1, तो यानी ये संख्या कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। क्या हो गई, विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक बराबर 1, अतः यह एक विषम संख्या है। अतः यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इसको देखो, यदि आपकी ये समझ में नहीं है तो ये भी देख लो कि सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है। तो देखो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या तो जिस संख्या में इकाई का अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 होता है, वो तो होती है सम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या तो जिस संख्या का इकाई अंक
क्या क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। यदि इकाइक अंक इनमें से है तो वो विषम संख्या होगी, और यदि इकाइक अंक इनमें से है तो वो सम संख्या होगी। बात समझ में आ गई होगी आपकी, उम्मीद है ऐसी। अगला देखते हैं दूसरा सवाल है आपका 2826। इसमें इकाइक अंक क्या है, इकाई अंक 6 है। तो 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या भी कैसी आएगी, सम आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक सम संख्या है। इसलिए इसका वर्ग भी एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं। इसके बाद में देखते हैं तीसरा 7779। 7779। ठीक है, और इसमें देखो इकाइक अंक क्या है, 9। तो यहाँ लिखेंगे इकाई अंक बराबर 9। तो 9 तो क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह एक विषम संख्या है। इसलिए इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। इसके बाद में चौथा सवाल है 82,004। चौथा 82,004। तो ये आपको करना है। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखो ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें देखो 11 का वर्ग किया हमने, घात 2 है, घात 2 को वर्ग बोलते हैं। तो 11 का वर्ग किया तो 121, फिर 101, यानी एक, इन दोनों एक के बीच में 1 0 रख दी हमने। तो देखो ये क्या हो गया, 2 से पहले भी 1 0 और 2 के बाद में भी 1 0 बढ़ गई है। ठीक है, अब इधर देखो ये बीच में हमने कितने 0 बढ़ा दें, 2। ठीक है, तो यानी कि 2 से पहले भी 2 0 और 2 के बाद में भी 2 0। अब देखो इधर 1 है और लास्ट में भी 1 है, तो वो तो जैसा है जैसा का जैसा ही रखा है। ये तो इसमें तो कोई अंतर, अंकों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर आ रहा है केवल किसमें, इन जीरो में। ठीक है, बीच में 1 0 थी तो यहाँ पे 1 1 0, बीच में 2 0 तो यहाँ पर 2 2 0। अब देखो बीच में कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 2 से पहले भी 4 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4, और 2 के बाद में भी 4 0 ही आ जाएंगी। आपकी समझ में आया होगा। फिर देखो आगे, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं। तो क्या करेंगे, देखो एक पे कितने 0, 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 रखेंगे, फिर 2 के बाद में भी 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में क्या था, 1। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 5वां। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला देखते हैं 5वां, देखते हैं निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए।
तो देखो ये 11 का वर्ग हो रहा है, 11 गुना 11 किया तो 121 आ गया। फिर देखो 101 का वर्ग, तो देखो ये 10,201, 10,201 यानी 10 इसमें एक बार आ रहा है तो 10 के पद को हमने 2 बार बढ़ा दिया, ये 10 और 10 दूना के 20 और फिर लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 रख दिया। इसको आपको ये देखेंगे, आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से हमें इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, इसको केवल देख कर के समझना है और करना है। तो इसमें देखो फिर अगला 10 यानी 10,101 का वर्ग। देखो इसमें 10 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, तो हमें 10 का पहाड़ा जो है वो 3 बार बोलना है और फिर वापस आना है। तो देखो 10, 20, 30 3 बार हो गया ये, और फिर 30 से नीचे आ जाएगा क्या 20, फिर उल्टे क्रम में आ जाएगा ये, और फिर लास्ट में 1। अब इसके देखो यहाँ पर 10, 10, 10 और 1 का वर्ग, यानी 10 कितने टर्म में आ रहा है, 4 बार, 3 बार आ रहा है। तो अब इसको हमें 4 स्टेपों में बढ़ाना है। तो देखो ये 10, 20, 30 और ये 40, फिर वापस आना है तो 40 से फिर 30, फिर 20 और ये 1, यानी 20 तक ही करना है हमें। अब इसमें देखो ये संख्या दे रखी है, ठीक है, अब इसका हमें घात के रूप में लिखना है इधर। तो देखो ये 10, 20, 30, 40, 50 कितना हो रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 10, 10 है जो हमें कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। ठीक है, तो ये देखो 1, फिर ये दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार और ये 1, क्योंकि देखो 1 तो सबके उसमें लग ही रहा है। तो इसका ये लिख दिया हमने ये, तो इसका हम वर्ग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। इसको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को रिवर्स करें और फिर इसका समझने की कोशिश करें, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी जो इसमें संख्याएं नहीं है ना उनको आपको लिखना है। तो देखो ये पहला है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर आगे कितना 3 का वर्ग। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कुछ फिर देखो ये अगला 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर आ रहा है 7 का वर्ग। तो देखो ये 2, 3 और ये डायरेक्ट हो गया 6। तो ये 6 कैसे आ रहा है कुछ पता है क्या आपको? देखो कैसे आ रहा है ये 2 और 3 है तो इनको गुना कर रहे हैं हम, 2 और 3 को जब आ रहा है ये 6। ऐसे देखो 1 गुना 2 किया तो 2 आ रहा है। फिर देखो ये 3 गुना 4 कर रहे हैं तो 3 चौका 12 आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी पहले और दूसरे पद को हम गुना कर रहे हैं जब जाके ये तीसरा पद आ रहा है। तो उसी तरीके से हमें ये देखो ये करेंगे 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 4 गुना 5 तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। इसमें 20 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें देखो 5 का वर्ग प्लस, अब इसमें क्या है ये खाली स्थान है और यहाँ पर आ रहा है 30। तो इस 5 को हम किससे गुना करेंगे 30 आ जाए तो 5 को गुना कर देंगे किससे 6 से। तो 5 × 30 और ये 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग हो जाएगा ये। फिर देखो ये 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो इस तीसरे पद में क्या आएगा, तो इन दोनों को गुना करते हैं तभी तो आता है ये तीसरा पद। तो 6 गुना 7 6 सत्ते 42, 42 का वर्ग बराबर, अब देखो 42 के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर 43। देखो सब में देखो 30 के बाद 31, 20 फिर 21 फिर 12 के बाद में 13, 6 के बाद में 7, 2 के बाद में 3। तो ऐसे यहाँ पर ये 42 है तो 42 के बाद में आ जाएगा 43। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 7वां। देखो ये योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें योग नहीं करना है, डायरेक्ट इसका उत्तर लिखना है। तो देखो ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब ये सभी विषम संख्याएं हैं और लगातार विषम संख्याओं का जब उपजोड़ करते हैं क्रमागत विषम संख्याओं का योग
या सम संख्याओं का योग, तो उसका सूत्र है n स्क्वायर। तो ये मैंने 7वें का पहला सवाल लिख लिया है। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। पहला है इसका 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो ये लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं? क्रमागत। तो जब भी क्रमागत विषम संख्याएं आती हैं और उनका योगफल हमें करना है तो उसका सूत्र है क्या? देखो, लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, यानी जोड़ना है तो उसका है हमें n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब पदों की संख्या या पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं उसका क्या करना है, हमें वर्ग कर देना है। ये क्या कर देना है? वर्ग। ठीक है। तो अब इसमें देखो कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना है? 5। और क्या निकालना है हमें? योगफल। तो n का जोड़ी तो करना है, तो क्या करेंगे? अतः है योगफल बराबर n स्क्वायर। तो n का मतलब कितना है? 5। 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, और 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इनको जोड़ के देख लो। देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो ये भी हमारा 25 आ रहा है। आई बात समझ में? इस तरीके से देखो ये दूसरा करते हैं। इसका दूसरा क्या है? ये है आपका 19 तक है, 1 से लेकर के और 19 तक संख्याएं हैं। तो ये 1 3 5 7। तो इसमें देखो ये सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है। कितनी संख्याएं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये n बराबर कितना आ गया? 10। क्या निकालना है इसका हमें? योगफल। तो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल होता है क्या? n स्क्वायर। और n की जगह क्या रखना है? 10 का स्क्वायर, यानी 10 की घात 2 है तो 10 को हमें 2 बार गुना करना है, और 10 गुना 10 करेंगे तो 100। ये आ गया आपका आंसर। आप इनको चाहो तो जोड़ सकते हो, और जोड़ने पर कितना आएगा इसका? 100 आएगा। ठीक है। तो ये आपका दूसरा भी हो गया। इसके बाद में फिर एक तीसरा और है इसमें। तो देखो तीसरे में क्या कह रहा है ये? तीसरे में जो संख्याएं हैं वो कहाँ तक हैं? 1 से लेकर के और 23 तक। तो कितनी संख्याएं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n बराबर कितना है यहाँ पर? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, और 12 गुना 12 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 144। तो ये तीसरा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। 8वें का पहला है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, यानी 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो क्रमागत विषम संख्याएं, तो क्या करेंगे हम? 1 से शुरुआत कर देंगे इसकी। कैसे? देखो, तो ये प्रश्न मैंने लिख लिया है। अब 49 को लिखना है विषम संख्याओं के योग के रूप में। तो देखो ये 49 कितनी विषम संख्याएं? 7। विषम संख्या कितनी है? 7। तो 7 विषम संख्याएं लिखनी है हमें। तो देखो 1 3 5 7 9 11 13। देखो कितनी हो गई विषम संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये n बराबर कितना है? 7। तो ये हमने 49 को 7 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया है। ठीक है। इसी तरीके से देखो दूसरा क्या कह रहा है ये? दूसरा कह रहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है।
तो यानी 11 विषम संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। दूसरा, यानी कि दूसरे में n बराबर कितना है 11। ठीक है, अब 121, तो 11 विषम संख्या लिखनी है हमें। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कितनी हो गई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 ही तो चाहिए हमें, तो यही है क्या हमारा आंसर। यानी इन सभी विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा ये 121। आई बात समझ में। तो ये आपका 8वीं का दूसरा भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी ये दो संख्या दे रखी हैं 12 और 13, तो इन दोनों का वर्ग करने पर इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं वो हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, और -1 करेंगे तब जा कर के हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो ये है इसका पहला सवाल 12 और 13। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इन दोनों के वर्गों के बीच की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, और माइनस कर देंगे 1। ये इसका सूत्र है। तो देखो 12 और 13 में बड़ी कौन है 13, तो 13 का वर्ग माइनस छोटी संख्या 12, तो 12 का वर्ग और -1। अब देखो ये 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 को हमें 2 बार गुना करना है। 13 गुना 13 यानी 13 की वर्ग संख्या, तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169। तो इसकी जगह पर रख देंगे हम 169। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग क्या होता है, देखो 12 गुना 12, और 12 गुना 12 करेंगे तो 144। तो ये आ गए 144 और -1। तो देखो ये तो 169 है, ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस के 144 और एक माइनस के 145, यानी ये दोनों जुड़ गए माइनस माइनस के। अब इनको घटा दो, यानी 169 में से 145 घटाना है। 169 में से 145, देखो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, जो 1 में से 1 कुछ नहीं, तो कितना आ गया हमारा आंसर 24। यानी इस 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं 24 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं 24 संख्याएं। यही क्या है आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल है इसका 25 और 26। दूसरा 25 और 26। तो अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी तो 26 है, तो क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग और -1। तो बड़ी संख्या 26, तो 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग -1। तो देखो 26 गुना 26 करेंगे हम, तो 26 गुना 26 करेंगे तो 676। 25 गुना 25 625 -1। 676 का 676, ये माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों जुड़ गए, तो 625 और 1 626। ठीक है, अब 676 में से 626 घटा दो, 676 में से 626, तो देखो 0, 7 में से 2 गए तो 5 और ये 0, कुछ नहीं, तो कितना आ गया ये 50 संख्याएं।
ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद में एक और है लास्ट, तीसरा है इसका 99 और 100। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है इसमें 100, छोटी संख्या 99। तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यही तरीका है इसको करने का। और माइनस 1, बड़ी संख्या 100 है तो 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग और माइनस 1। तो देखो 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गुना 100 10,000 और 99 गुना 99 तो 9801 यानी 9,801 और माइनस 1 का माइनस 1। तो देखो ये 10,000 माइनस, देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 9801 और ये 1, तो ये कितना हो गया 9802। अब 10,000 में से 9802 घटा दो, तो 10,000 में से 9,802 घटाना है, तो कितना बच जाएगा, देखो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना रह गया, ये 9 रह गया, 9 में से 8 गई तो 1, यहाँ पे ये 9 ही है ये, तो ये 9 में से 9 गए तो 0, यानी कितना बच गया, ये 198। 198 संख्याएं हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली कंप्लीट। उम्मीद है आपको प्रश्नावली पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इसको लाइक करें और अपने मित्र और दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से आपको फीडबैक देना है, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।